योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अखिलेश के किले आजमगढ़ में पहुंचे। सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट सौंपे तो मंच से विपक्ष को आड़े हाथ लिया। करीबन 3 हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में ये दूसरा दौरा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये दौरा खास क्यों है। देखिए, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा, कोई जाना पहचाना गुंडा। अखिलेश के किले आजमगढ़ पर योगी की टेढ़ी नजर है। 3 हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। लालगंज और सगड़ी विधानसभा सीट पर सीएम ने जिले को करोड़ों की सौगात दी, जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था। इससे पहले सीएम योगी ने 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ आजमगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान शाह और सीएम ने यूनिवर्सिटी की सौगात आजमगढ़ को दी थी। आजमगढ़ में 13 साथ ही सीएम ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। विपक्ष पर निशाना भी साधा। इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पूर्वांचल पर बीजेपी की पूरी नजर है। पार्टी उस हर सीट को साधने की कोशिश में है जहां विपक्ष कमजोर है या पिछली बार टक्कर कांटे की रही। ऐसे में सगड़ी और लालगंज दोनों ही सीटों को जीतने की जद्दोजहद है। दोनों ही सीटें अब तक समाजवाद का गढ़ रही हैं, लेकिन 2017 में बीएसपी ने दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी से छीन लिया था। सगड़ी सीट से वंदना सिंह तो लालगंज से आजाद अरिमर्दन ने जीत दर्ज की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूरे जिले की 10 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की एकतरफा जीत हुई थी। ऐसे में बीजेपी और सीएम योगी की कोशिश है आजमगढ़ के किले को फतह किया जाए। ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अखिलेश के गढ़ में इतिहास बीजेपी के साथ नहीं रहा है। आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2017 में फूलपुर विधानसभा सीट से अरुण यादव ने चुनाव जीता था। 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। वहीं 4 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट पर दर्ज की थी। ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश इतिहास को बदलने की रहेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था। यानी ये सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे और बंदूक। चुनावी पंडित और आंकड़े भी पूर्वांचल को फतह करने वाले दल को ही लखनऊ की गद्दी सौंपने का दावा करते हैं। पूर्वांचल में 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटें हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 85 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में 115 सीटों पर जीत दर्ज की।
आंकड़े बताते हैं पूर्वांचल में जिसकी बढ़त होगी यूपी में उसका राज होगा। ऐसे में बीजेपी सत्ता में वापसी का दरवाजा पूर्वांचल से ही तलाश रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। अपने जीवन में कहा था, सियासत में कोई भी नेता जुबानी हमले करने का मौका नहीं चूकना चाहता और अगर मौसम चुनावी हो तो ऐसे सियासी वार लाजमी हो जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने आजम के पुराने बयान को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। अब ब्रिजलाल ये कह रहे हैं कि अखिलेश उस कृत्य के लिए बाबा साहेब से माफी मांगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जब बीजेपी के सांसद ब्रिजलाल ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी तो उनका दर्द छलक आया। पुरानी कहानी याद आ गई। ब्रिजलाल ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान के बाबा साहेब को लैंड माफिया कहने पर भावुक हो जाता हूं। उन्हें बाबा साहेब से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी, मैं उस दिन को याद करके भावुक हो जाता हूं जब 2016 में गाजियाबाद में आप हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे और आपके सामने आजम खान ने बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था। ब्रिजलाल के इस तीर के निशाने पर सिर्फ आजम ही नहीं बल्कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव भी थे। ब्रिजलाल ने गाजियाबाद हज हाउस के उद्घाटन के उस दिन को याद करते हुए कहा कि जब आजम खान बाबा साहेब को लैंड माफिया कह रहे थे, अखिलेश मंच से तालियां बजा रहे थे। अखिलेश यादव, आप तालियां बजा रहे थे। आप जितनी गाली दोगे उतने ही बाबा साहब का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। अगर जरा भी शर्म हो तो आज इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के चरणों में जाकर के माफी मांग लो। शायद वो जो आपने पाप किया था वो पाप कुछ कम हो जाएगा। इन आरोपों के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर सत्ता के अभिमान में चूर आजम खान बाबा साहेब को क्या कह गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला। एसपी के नेताओं के इस रवैये को बीजेपी उनकी पार्टी की सोच से जोड़कर देख रही है, क्योंकि अखिलेश की सरकार में लैंड माफियाओं का ही बोलबाला था। अब एसपी से सत्ता भले दूर हो गई हो, लेकिन विवाद उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 22 का महासमर जैसे जैसे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। बात विकास की हो, समाज की हो या फिर धर्म की हो, हर हलचल सियासी पारे को बढ़ा रही है। 6 दिसंबर मथुरा से लेकर अयोध्या तक ऐसी ही सियासी गर्मजोशी वाला दिन है। ऐसे में हिंदू संगठनों का एक ऐलान और कान्हा की नगरी छावनी बन गई। लेकिन इसका सियासत से क्या है सरोकार, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अब की बार मथुरा को लेकर बवाल। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। बीजेपी कान्हा की नगरी से जीतेगी 22 का महासमर। कि अयोध्या हो गया, काशी हो गई, अब है मथुरा की बात। यूपी सरकार के 2 कद्दावर मंत्री केशव मौर्य और सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान। 22 के महासमर से पहले मथुरा में माहौल टाइट है। वजह है कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने कान्हा की नगरी में शाही ईदगाह मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया है। घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में है। मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। 6 दिसंबर का दिन है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज हो रही है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, उन सभी की चेकिंग करने के बाद ही जो लोकल लोग हैं जो मथुरा के, उन्हीं लोगों को शाही ईदगाह मस्जिद में अंदर जो नमाज है उसको पढ़ने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। एक एक करके यहाँ पर जो भी अंदर जाना चाह रहा है सभी की चेकिंग की जा रही है और जो भी कोई शख्स मथुरा के बाहर का है उसको अंदर जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस तरीके
से पुलिस के जवान जो हैं वो नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं और आधार कार्ड चेक करके ही अंदर शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अंदर स्थानीय लोगों को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। चुनावी साल में कान्हा की नगरी में चुनाव का मतलब सियासी निकाला जा रहा है, लेकिन आस्था से भी इसका गहरा नाता है। कहा जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वा दिया था। औरंगजेब मंदिर की भव्यता से चिढ़ गया। मंदिर के एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे मौजूद है। यहाँ प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था और ऐसे में कृष्ण से जुड़े लोगों की आस्था मंदिर के आसपास होने वाली हर हलचल को सियासी रंग दे रही है। कि हमारी ये जो नगरी है ये हिंदू मुस्लिम एकता और सभ्यता की नगरी है। गंगा जमनी तहजीब का मैसेज हमेशा से यहाँ जाता रहा है। यहाँ जिस तरह से श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मोहब्बत का पैगाम देती हैं, उसी तरह से यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाई सब मिलकर के सारी दुनिया को हिंदू और मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं। यहाँ कोई भी सांप्रदायिक दल हो, चाहे मजहबी एतबार से कहिए या सियासी एतबार से कहिए, कोई धार्मिक संगठन यहाँ की शांति व्यवस्था को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मथुरा से जुड़े केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बीजेपी की 22 की रणनीति पर इसलिए भी गौर किया जा रहा है कि अयोध्या की तरह ये मामला भी कोर्ट में है। न्यायिक इतिहास भी अयोध्या की तरह ही लंबा है। दावा है 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए थे। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनकर तैयार हुआ था कि यहाँ दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ, जिसने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। ऐसे में ईदगाह को हटाने को लेकर एक बार फिर मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान कंस का कारागार था। कारागार यानी श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह के नीचे है। विवादित जमीन को लेकर 1968 में समझौता गलत था। कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की है और इसीलिए समझौते को निरस्त कर और मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग है। विरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की गई, जनपद में धारा 144 लागू की गई। इसके बाद इन सभी संगठनों के द्वारा अपनी अपनी कॉज और अपने आह्वान जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं। इस समय पर जनपद को 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सभी के द्वारा ये विश्वास जताया गया कि किसी भी प्रकार की हालत में जनपद का जो शांति सौहार्द है उसको नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। आपस में अमन चैन से यहाँ पर जनपद में सभी लोग रहते हैं, उसी तरीके से रहेंगे। आस्था अपनी जगह है, इतिहास अपनी जगह, मामला कोर्ट में है और जमीन पर सियासत जारी है। सामने 2022 का महासमर है। मथुरा के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो तेवर दिखलाया है उसका जवाब देना विरोधी खेमों के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। 2022 के महासमर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले मथुरा की हमने बात की जो छावनी में तब्दील हो गया है। न सिर्फ मथुरा बल्कि अयोध्या में भी 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखी गई। उधर राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। देखिए, इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर में हूं और आपको निर्माण कार्य की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। चूंकि आज 6 दिसंबर है और आज आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ जारी है। चूंकि तकरीबन 1 साल का वक्त लगा यहां पर न्यू निर्माण में और अब जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर मंदिर की पूरी आधारशिला रखी जाएगी, पत्थरों को सजाया जाएगा, उसको बनाने का काम यहाँ पर तेजी के चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उन मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है और जो पत्थर अब यहाँ पर लाए जाने शुरू होंगे उन पत्थरों को यहाँ पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर होगा, चूंकि 48 लेयर की नींव बनाई गई है और नींव निर्माण के बाद जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ट्रस्ट की योजना है कि जल्द से जल्द 2023 तक पहले माले का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे उनके लिए राम मंदिर का दरवाजा
दरवाजा खोल दिया जाएगा, यानी कि आम श्रद्धालु 2023 के आखिर तक यहां पर आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। एक खास तस्वीर आपको दिखा दें कि जो आप झंडा देख रहे हैं, चूंकि वहीं पर गर्भगृह का निर्माण होना है, यानी कि रामलला को वहीं पर विराजित किया जाएगा। चूंकि जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उस वक्त यहां पर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और उसी अस्थायी मंदिर में रामलला को स्थापित किया गया। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट होगा, रामलला को एक बार फिर से यहां पर पुनः विराजमान किया जाएगा। और चूंकि ट्रस्ट की योजना है कि 2025 तक जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है, जो भव्य स्ट्रक्चर है, उसको यहां पर बना लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव से पूछा है कि हर बात का श्रेय लेने वाले अखिलेश जी, क्या आप अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय नहीं लेंगे? फिर उन्होंने हैशटैग में लिखा है कि कार सेवक अमर रहे। तो ये ट्वीट किया गया है, ट्वीट के जरिए ये निशाना साधा गया है और व्यंग्यात्मक तरीके से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया और कहा गया कि कार सेवकों पर गोली चलाने का श्रेय क्या आप नहीं लेंगे अखिलेश यादव? बाईस के महासमर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।